चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 13 सजीवों में परिवहन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होती है। तो उसी प्रकार पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि पौधों में पानी और खनिज लवणों का संवहन किस प्रकार से होता है। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि पौधों में जो संवहन होती है वो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होती है। जो जाइलम होती है वो क्या होती है, रूट के माध्यम से यानी कि जड़ के माध्यम से पूरे शाखाओं में, यानी कि एक पौधों की जितनी शाखाएं होती है उन शाखाओं पर क्या होती है, जाइलम के माध्यम से जल को संग्रह करके ले जाया जाता है कि नहीं। और उसी प्रकार फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करती है, सूर्य की प्रकाश से जो खनिज लवण हरित लवक बनाती है पौधे, तो वो क्या करती है, रूट सिस्टम मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ले जाने का काम जो है फ्लोएम करती है। तो उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होती है। तो जंतुओं की जितनी भी क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो क्या होती है, एक ऊर्जा के माध्यम से होती है ना। जीवन की कल्पना हम कब कर सकते हैं, जब उसमें ऊर्जा होती। जैविक क्रियाओं के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीव को, यानी कि जैविक जितनी भी क्रियाएं होती है उन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हर एक जीव को होती है, जो उसे भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा सभी को पता है कि हमें भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन अंगों द्वारा पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा अपशिष्ट और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाया जाता है। सभी को पता है ना कि पाचन जो अंग होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, पाचन अंगों के द्वारा भोजन को पचाया जाता है ना। और जैसे ही भोजन पच जाते हैं तो कुछ अपशिष्ट बचती हैं, वो अपशिष्ट जिसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, वो उत्सर्जी अंग द्वारा क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। और इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों को श्वसन के लिए लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एक जैविक क्रियाओं के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है, जंतुओं को यहाँ भोजन की आवश्यकता होती है, क्यों, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से भोजन के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, पाचन क्रियाओं पर। जो पाचन क्रियाएं अच्छी से होगी तब उस प्रकार से उत्सर्जी क्रियाएं भी होगी, और उत्सर्जी क्रियाएं होगी तो सभी अंगों में श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इन अंगों में श्वसन क्रिया लगातार बनी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती रहती है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है ना। और इसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, अर्थात यह कि जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की पदार्थों का किसी न किसी तरह से परिवहन होता रहता है। चलिए देखते हैं कि जीवों में परिवहन एक समान होता ही है। जीवों में जो परिवहन होता है एक समान होता है अथवा अलग अलग होता है। इनके तरीकों कौन कौन से तरीके से होते हैं इनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कुछ जीव जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आदि, इतने छोटे जीव होते हैं, इन्हें क्या करते हैं, हम इजली से देख नहीं पाते, लेकिन इसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख पाते हैं। चूँकि अधिकांश सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव पानी में रहते हैं, अतः इसमें विसरण विभिन्न प्रकार के पदार्थों, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं शरीर के भीतर तथा बाहर पहुंचते रहते हैं। इनकी जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें क्या होती है, विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है, जो क्या करती है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं खनिज के, जो शरीर के बाहर और भीतर पहुंचते जाते हैं। उसी प्रकार आइए अब देखते हैं मनुष्यों में रक्त का परिवहन किस प्रकार से होती है, जिसमें से 3 प्रकार के रक्त यहाँ पर बताए गए हैं। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, इसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जिसको बोला जाता है, और प्लेटलेट्स, है ना। ये 3 प्रकार के जो है यहाँ पर रक्त में परिवहन होता है। और चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही चित्र में, ये देखो, ये जो है रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स भी कैसे दिखाई देती, छोटी छोटी एक प्लेट्स के समान दिखाई देती है ना। तो मनुष्यों में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का काम
रक्त करता है। विभिन्न पदार्थों का जो परिवहन का काम जो होती है वो रक्त के माध्यम से होती है। चलिए देखते हैं कि रक्त में रक्त क्या है और रक्त हमारे शरीर के लिए सभी भागों में कैसे पहुंचती है, इनके बारे में हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है। और यह केवल तरल पदार्थ ही नहीं, यदि रक्त की पतली सी जो कांच की स्लाइड में हम देखें तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो बहुत से उसमें कण दिखाई देते हैं, और ये कण वास्तव में कोशिकाएं हैं। क्या है, वास्तव में कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा में तैरती रहती है। क्या रहती है, तैरती रहती है, प्लाज्मा में तैरती रहती है। और प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। क्या होती है, प्लाज्मा जो होती है वो रक्त के किनारे, आप लोग रक्त को देखेंगे तो थोड़ी देर में धब्बा बन जाती है, रक्त का जो है क्लॉटिंग होना चालू हो जाता है, और जहाँ किनारे पर बनता है वो होती है उनकी प्लाज्मा। और प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, द्रव के समान जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा होती है, जिसमें 92% यानी कि 92% जो भाग होती है वो पानी ही होती है। रक्त में जो 92% जो भाग है वो पानी होती है। शेष 8% यदि देखें, 8% देखें तो भोज्य पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ, खनिज लवण होते हैं। तो रक्त के बारे में इतना जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, जिनका रक्त द्वारा परिवहन किया जाता है। और रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। रक्त कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला देखें रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो हमें भी जानना जरूरी है कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है। ये लाल रंग की होती है जो आकार में छोटी और संख्या में अधिक होती है। यहाँ पर देखो लाल रक्त कणिकाएं सबसे छोटी इनकी जो आकार होती है और क्या होती है, संख्या में अधिक पाई जाती है, और इसीलिए लाल रक्त जो है रेड कलर की ही होती है, लाल रंग की होती है। और जो है रक्त का जो लाल रंग दिखाई देना, इनकी लाल रंग जलित पदार्थ हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देती। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। आप लोग को याद रखना है, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं अधिक होने पर हमारा शरीर ऑक्सीजन ले सकता है। अब देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है। ये कोशिकाएं रंगहीन, आकार में बड़ी और संख्या में कम होती है, ठीक है। यदि शरीर में रोगाणु, जीवाणु या अन्य बाहरी पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं तो इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, और इस तरह हमारी रक्षा भी करती है। चलिए प्लेटलेट्स के बारे में देखें तो आपने देखा ही होगा कि जब चोट लगती है तो क्या होती है, रक्त निकलती है। और जब रक्त निकलती है तो रक्त की जो बूंद होती है ज़मीन पर पड़ जाती है, तो वह कुछ देर में क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, जम जाती है ना, वही जम जाती है। ठीक इसी तरह चोट लगने पर जिस स्थान में रक्त का जम जाना, रक्त जिस प्रकार से जम जाती है, तो रक्त जमने का कारण क्या है, रक्त जमने का कारण प्लेटलेट्स ही है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो क्या होती है, संख्या में लाल रक्त कणिकाओं से कम पाई जाती है, जो क्या करती है, एक संयोजी ऊतक का काम करती है और ब्लड को क्लॉट करने का काम प्लेटलेट से ही करती है, ठीक है।